हेलो एंड वेलकम टू एडमिशन साइट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व पड़ता है, जो कि टाइगर्स के लिए एक प्रोटेक्टेड एरिया है। बट इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स बचे हैं। ऐसे ही एक टाउन का नाम है गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ में पिछले कुछ समय से लगातार टाइगर अटैक्स देखे जा रहे हैं, जिसमें कई इंसानों की डेथ्स हो चुकी है। सिमिलरली महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क में आरे फॉरेस्ट के पास में भी बहुत सारे लेपर्ड अटैक्स की वजह से इंसानों की डेथ हुई है। तो जब भी हम कभी इस तरीके की न्यूज सुनते हैं तो हमारे अंदर एक नेचुरल फीलिंग, नेचुरल इमोशन डेवलप हो जाता है रिवेंज का। तो दोस्तों, जब भी रिवेंज की बात आती है तो हमारे मन में अक्सर आता है कि क्या हम भी इन जीवों की हत्या कर सकते हैं या फिर इनसे बदला ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे जीव हैं जिनकी जान हम ले सकते हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जिनको जरा सा भी हार्म पहुंचाने पर हमको सजा काटनी पड़ सकती है, भारतीय कानून के हिसाब से और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक नेगेटिव इंटरैक्शन होता है, जो कि कंपटीशन के ऊपर बेस्ड होता है। इस कंपटीशन में नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर दोनों पार्टीज लड़ाई करती हैं। और ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड, वाटर, फूड और हैबिटेट। तो पिछले कुछ समय से ऐसा देखा गया है कि जब भी ये नेगेटिव इंटरैक्शन होता है तो दोनों ही पार्टीज को लॉस होता है। उसमें इंसानों की भी जानें जाती हैं, इंसानों की भी प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है, उनकी खेती का नुकसान होता है और वैसे ही जानवरों की भी लाइफ खतरे में पड़ जाती है। बट जैसा कि आप जानते हैं, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी का जमाना है, तो एनवायरमेंटल इक्वालिटी के हिसाब से हमको इन एनिमल्स के बारे में भी सोचना पड़ता है। और इसी सोच के मद्देनजर रखते हुए हमको एक कानून बनाना पड़ा था जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जिसको हिंदी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के नाम से भी जाना जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कुछ आर्टिकल्स बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग सरकार को, सिटीजन्स को कुछ बातों का ध्यान रखना था, जिसकी वजह से वो इन वाइल्ड लाइफ को अच्छे से मैनेज कर पाए। जैसे आर्टिकल नंबर 21, जिसमें राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट आता है। फंडामेंटल ड्यूटी बताता है उन सिटीजन्स की कि उनकी ड्यूटी है कि इन वन्य जीवों के साथ, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उनके साथ मिलकर कैसे सद्भावना के साथ रहना है, उनके प्रति कंपैशनेट रहना है और उनके साथ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनको प्रोटेक्ट करके रखना है। ये फंडामेंटल ड्यूटी सिटीजन्स के ऊपर दी गई थी। दूसरी बात आती है डीपीएसपी की, जिसमें सरकार को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आपको कैसे मैनेज करना है, और वो आर्टिकल नंबर 48A में दिया गया था। 1972 में इस एक्ट से पहले गिने चुने नेशनल पार्क हुआ करते थे। सिर्फ 5 नेशनल पार्क हुआ करते थे, बट आज के टाइम पर 110 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं और लगभग 1000 की संख्या में प्रोटेक्टेड एरियाज बन चुके हैं, ऑल थैंक्स टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस वजह से हम अपने वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करके रख पा रहे हैं। तो अब इस एक्ट के कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे इस एक्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल लेवल पर एक डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक CWLW नाम से पोस्ट होती है, जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कहलाती है। ये जो CWLW है, ये चाहे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी वार्डन्स अपॉइंट कर सकता है। अब इन वार्डन्स का ही काम होता है कि ये डिसाइड करेंगे कि कौन से जीव की हत्या आप कर सकते हैं और कौन से जीव को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते। जैसे अगर मान लीजिए कोई एक जीव है, वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया है और उसकी बीमारी से दूसरे जानवरों पे भी इफेक्ट हो सकता है, और दूसरा पॉइंट कि वो बीमारी ऐसी है कि अब वो दोबारा सही नहीं हो सकती, तो वार्डन अपॉइंट कर सकता है कि ठीक है भाई, यू मे किल हिम। अदरवाइज अगर वो जानवर ह्यूमन लाइफ के लिए थ्रेट है और ह्यूमन की प्रॉपर्टी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसकी जान ली जा सकती है। फिर बात आती है प्लांट्स के ऊपर। आप प्लांट्स को वार्डन्स की परमिशन से सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस की वजह से ही अप्रूव कर सकते हैं और कलेक्ट कर सकते हैं। वो एक्सेप्शन ये है कि अगर आप एजुकेशन के पर्पज से लेना चाहते हैं, आप साइंटिफिक रिसर्च के पर्पज से लेना चाहते हैं, तो ही आप उन प्लांट्स को कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप प्लांट्स को भी टच नहीं कर सकते हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग 6 शेड्यूल रखे गए हैं। 6 शेड्यूल में अलग अलग एनिमल्स की लिस्ट बनाई गई है और उनको प्रोटेक्ट करने की बात हुई है। जैसे शेड्यूल नंबर 1 में इंडेंजर्ड स्पीसीज को रखा जाता है। इंडेंजर्ड यानी जो संकटग्रस्त स्पीसीज होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा खतरे में है और उनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से डिक्लाइन कर रही है, तो ऐसे जीवों को शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है।
और अगर भूल से भी इन जीवों की हत्या होती है तो हार्शेस्ट पनिशमेंट दी जाती है, हार्शेस्ट पेनाल्टी लगती है उसके ऊपर। 6 साल की सजा हो सकती है और 5 का जुर्माना भी हो सकता है। अब देखते हैं कि इन शेड्यूल में कौन कौन से जीव रखे जा सकते हैं। जैसे बंगाल टाइगर है, जैसे लेपर्ड है, चीता है, हिमालयन बेयर है, राइनोसेरॉस है। इस तरीके के जीवों को जो बहुत कम पॉपुलेशन हो चुकी है उनको शेड्यूल नंबर 1 में प्रोटेक्ट किया गया है कि इन एनी केस यू कैन नॉट किल देम, ओनली कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं और वो एक्सेप्शंस मैंने आपको बताए। अब बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2 की। शेड्यूल नंबर 2 में भी जो जीव आते हैं इनको भी हाई लेवल की प्रोटेक्शन मिली हुई है, इनको भी हंट या फिर ट्रेड नहीं किया जा सकता है, बट इन केस अगर कोई करता भी है तो भी सेम लेवल की पेनाल्टीज और पनिशमेंट दी। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से जीव हैं। इसमें जीव होते हैं जैसे कि लंगूर है, सियार है, इंडियन कोबरा है, स्पर्म वेल है, या फिर वो जो ब्राउन बेयर होता है वो है। इस प्रकार के जीवों को इस लिस्ट में रखा गया है। शेड्यूल नंबर 3 और 4 में ऐसे जीव रखे जाते हैं जो कि इंडेंजर्ड तो नहीं है बट फिर भी उनका हंट या ट्रेड भी प्रोहिबिटेड होता है। बट इन केस अगर आप कोई वायलेशन कर देते हैं तो उसमें थोड़ी पनिशमेंट कम होती है कंपेयरिंग टू द शेड्यूल नंबर 1 एंड शेड्यूल नंबर 2। फिर बात आती है शेड्यूल नंबर 3 के लिस्ट में क्या क्या है, जैसे कि लकड़बग्गा है, जैसे चीतल है, जैसे सांबर है, या फिर नीलगाय है। इस तरीके के जीवों को आप शेड्यूल नंबर 3 में रखते हैं। हंट या ट्रेड नहीं अलाउड है, बस अगर धोखे से कोई डेथ हो गई है तो उसमें आपको पनिशमेंट कम मिलेगी। ये है शेड्यूल नंबर 3 और 4। फिर बात आती है शेड्यूल नंबर 5 की। शेड्यूल नंबर 5 में जो WPA में वर्मिन्स की कोई परिभाषा तो नहीं दी हुई है, बट ऐसे जीव जो कि इंसानों की जिंदगी में न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, जैसे कि बंदर है, कौवा है, नीलगाय जो कि फसलों को बर्बाद करती है, या फिर जंगली सूअर है। इस तरीके के जीवों को वर्मिन्स कहलाया गया है। और इन वर्मिन्स को किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मारा भी जा सकता है अगर ये ज्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो तो। शेड्यूल नंबर 6 में कुछ ऐसे प्लांट्स रखे जाते हैं जो कि या तो इंडेंजर्ड हो या फिर उनके कल्टीवेशन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको उनका कल्टीवेशन करना है तो आपको प्रायर परमिशन लेनी होगी। जैसे कि मान लीजिए अफीम है, आपको पता है अफीम की वजह से बहुत सारे दिक्कतें हो सकती हैं समाज में, तो उसके लिए आपको एनडीपीएस से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, फिर आप उसकी खेती कर सकते हैं, बट ओनली फॉर द यूज ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च पर्पसेस। अब बात आती है कि जो प्लांट्स हैं जैसे कि कूट है या फिर साइकस है, इस तरीके के प्लांट्स को ग्रो करने के लिए स्पेशल रेगुलेशंस लगाई गई हैं शेड्यूल नंबर 6 में। ओहो, तो होपफुली आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज इस पर्टिकुलर वीडियो से। आगे भी मैं इस तरीके की वीडियोस लाता रहूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।